Hi everyone, welcome to Fincom Education. I am Professor Amandeep Kaur. Student, in last video I have discussed the accounting treatment of normal loss, surplus and abnormal loss. वो एकदम बेसिक उसकी इंट्रोडक्शन थी, उसमें हमने थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से उसको समझा था। तो जिसने पहले वो वीडियो वॉच नहीं किया है तो पहले आप वो वीडियो वॉच करना, क्योंकि उसी वीडियो पे बेस्ड ही हम एक न्यूमेरिक क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ये क्वेश्चन एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको बहुत ध्यान से आप समझिएगा। स्टॉक एंड डेटर सिस्टम के थ्रू अगर आपको अकाउंट्स मेंटेन करने हैं इन दी बुक्स ऑफ हेड ऑफिस, तो एबनॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस और सरप्लस अगर क्वेश्चन में आता है, उसको कैसे ट्रीट करना है, कैसे अकाउंट्स में उसको लिखना है, इस क्वेश्चन के थ्रू हम अंडरस्टैंड करेंगे। इन दिस क्वेश्चन देयर इज़ रिटन राजस्थान ट्रेडिंग कंपनी, दिल्ली में उसका हेड ऑफिस है और अपने गुड्स सेंड करता है अपने ब्रांच को जो कानपुर में है, कोस्ट में 25% प्रॉफिट ऐड ऑन करके। स्टॉक एंड डेटर सिस्टम के थ्रू अकाउंट्स बनाने हैं इन दी बुक्स ऑफ हेड ऑफिस। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशंस आर गिवन। ओपनिंग स्टॉक, गुड्स सेंड टू ब्रांच एट कॉस्ट, नॉर्मल लॉस, इनवॉइस प्राइस पे गिवन है। पिल्फरेज होता है लॉस बाय थेफ्ट, इनवॉइस प्राइस पे गिवन है। कैश सेल्स, क्रेडिट सेल्स, ब्रांच एक्सपेंसेस, क्लोजिंग डेटर्स, रिटर्न्स to head office by the branch, invoice price, cash collected from debtors and sales return by the debtors to the branch and to the head office। ये इसमें एक न्यू पॉइंट है जो आगे हम डिस्कस करेंगे। तो अगर इस क्वेश्चन को आपने अंडरस्टैंड करना है तो इसकी जो थ्योरी का है कि एबनॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस, सरप्लस क्या होता है, उसको स्टॉक एंड डेटर सिस्टम में कैसे अकाउंट्स में लिखा जाता है, इसकी बेसिक आपने अगर अंडरस्टैंडिंग लेनी है तो लास्ट वीडियो में जो हमने डिस्कस किया था उस वीडियो को ज़रूर वॉच करना। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। उसके बाद ही ये वीडियो वॉच करना, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन। First of all, in the books of head office Rajasthan Trading Company, we prepare branch stock account। ब्रांच स्टॉक अकाउंट के डेबिट में, जैसे मैंने पहले भी बताया था, कि वो ट्रांजैक्शंस आती हैं जिससे ब्रांच के गोडाउन में स्टॉक इंक्रीज़ हो जाता है, और क्रेडिट में वो आइटम्स आती हैं जिससे ब्रांच के गोडाउन में स्टॉक डिक्रीज़ हो जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी टॉक अबाउट दी ओपनिंग स्टॉक। अगर गुड्स सेंट होते हैं एट इनवॉइस प्राइस पर बाय द हेड ऑफिस टू द ब्रांच, तो आप अकाउंटिंग एंट्रीज इनवॉइस प्राइस पे भी मेड कर सकते हैं और कॉस्ट प्राइस पे भी मेड कर सकते हैं। लेकिन अब हम यहाँ पे अकाउंटिंग एंट्रीज इनवॉइस प्राइस पे ही मेड कर रहे हैं। आप दोनों में से कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हो, लेकिन अगर गुड्स सेंट होते हैं बाय द हेड ऑफिस टू द ब्रांच एट कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, तो आप कोशिश करिएगा अकाउंटिंग एंट्रीज भी इनवॉइस प्राइस पे ही मेड कीजिएगा। तो इनवॉइस प्राइस पे अकाउंटिंग एंट्रीज मेड करने के लिए ओपनिंग स्टॉक, गुड्स सेंड टू ब्रांच, गुड्स रिटर्न्ड बाय द ब्रांच टू द हेड ऑफिस और क्लोजिंग स्टॉक, ये चारों आइटम्स आपने इनवॉइस प्राइस पे ही लिखनी है ब्रांच स्टॉक अकाउंट में, और उसका जो प्रॉफिट होगा दैट शुड बी डिलीटेड फर्दर। तो उसके लिए कैसे उसको डिलीट करना है और क्या करना है वो भी हम सीखेंगे। तो ओपनिंग स्टॉक देखिए, ओपनिंग स्टॉक इनवॉइस प्राइस पे ही गिवन है। अगर स्टॉक के साथ कुछ नहीं लिखा है और ऊपर इतना लिखा है गुड्स सेंट हो रहे हैं बाय द हेड ऑफिस टू द ब्रांच, कोस्ट में प्रॉफिट ऐड ऑन करके, तो आप ये अज्यूम कर लोगे कि ओपनिंग स्टॉक, जो किसी भी ओपनिंग स्टॉक, गुड्स सेंट टू ब्रांच या क्लोजिंग स्टॉक या गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच, चारों के अगर कुछ नहीं लिखा तो वो इनवॉइस प्राइस ही होता है। तो इनवॉइस प्राइस है और हम एंट्रीज भी इनवॉइस प्राइस पे ही कर रहे हैं, तो 38,000 हमने आउटर कॉलम में, अमाउंट कॉलम में लिख दिया। अब ओपनिंग स्टॉक का या क्लोजिंग स्टॉक का जो भी प्रॉफिट होता है इंक्लूडेड, ये हमें डिलीट करना है। उसके लिए हमें स्टॉक रिजर्व अकाउंट बनाना पड़ता है, तो हम साथ साथ ही एंट्रीज करते जाएंगे। ओपनिंग स्टॉक में जो प्रॉफिट इंक्लूड होता है उसको डिलीट करने के लिए हम स्टॉक रिजर्व में, ओपनिंग स्टॉक आप डेबिट में लिखते हो तो स्टॉक रिजर्व में उसका प्रॉफिट हम क्रेडिट में लिखेंगे ताकि वो इनडायरेक्टली डिडक्ट हो जाए। तो अपोजिट में लिखते हैं जब भी हमें कोई चीज़ माइनस करनी होती है। तो 38,000 आपका इनवॉइस प्राइस है, तो उसके बेस में हम उसी का बेस रखेंगे। उसके लिए मैं आपको एक वर्किंग नोट दिखाती हूँ। लेट्स चेक द वर्किंग नोट फर्स्ट। अगर कॉस्ट 100 है, क्योंकि परसेंटेज प्रॉफिट की
कोस्ट पे ही दे रखी है, तो कोस्ट अगर 100 है तो प्रॉफिट है 25 एंड इनवॉइस प्राइस इज़ 125। तो इनवॉइस प्राइस का बेस रहेगा 125, प्रॉफिट का बेस रहेगा 25 एंड कोस्ट का बेस रहेगा 100। तो इसमें देखिए इन्होंने जो 38,000 रुपीज़ हमें ब्रांच स्टॉक ओपनिंग स्टॉक बता रखा है, दिस इज़ इनवॉइस प्राइस। तो इनवॉइस प्राइस के बेस में हमने उसका बेस लिख दिया 125 इनटू जो आपने फाइंड आउट करना है, मल्टीप्लाई में वो रखते हैं जो हमें फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है प्रॉफिट, तो मल्टीप्लाई बाय 25 रेट है प्रॉफिट की। सो 38,000 डिवाइड बाय 125 इंटू 25 करेंगे, सो प्रॉफिट आ जाएगा 7600 रुपीज़। ये जो भी ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन में देखो एबनॉर्मल लॉस हो तो आप और गुड सेंट हो रहे हैं बाय द हेड ऑफिस टू द ब्रांच एट कॉस्ट प्लस प्रॉफिट में, तो एबनॉर्मल लॉस का जो कॉस्ट है वो P&L अकाउंट में ट्रांसफ़र होती है और एबनॉर्मल लॉस में जो प्रॉफिट इंक्लूड होता है वो ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में ट्रांसफ़र होता है। तो इसलिए अगर क्वेश्चन में एबनॉर्मल लॉस गिवन है और गुड सेंट हो रहे हैं बाय द हेड ऑफिस टू द ब्रांच एट कॉस्ट प्लस प्रॉफिट पे, तो आपको ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट भी बनाना होगा, ब्रांच P&L अकाउंट भी बनाना होगा। ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट आपको ग्रॉस लॉस ग्रॉस प्रॉफिट शो करेगा और ब्रांच P&L अकाउंट आपको नेट लॉस और नेट प्रॉफिट शो करेगा। ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में क्या क्या चीज़ें आप ट्रांसफ़र करोगे, ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक दोनों में जो भी प्रॉफिट इंक्लूड है वो ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा, ठीक है। और आगे गुड्स सेंट टू ब्रांच और गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच में भी जो प्रॉफिट इंक्लूड होगा वो भी ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा, और एबनॉर्मल लॉस में भी जो प्रॉफिट इंक्लूड होगा वो भी ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा। और लास्ट नॉर्मल लॉस का कॉस्ट और प्रॉफिट दोनों ही, दैट मीन्स नॉर्मल लॉस की होल अमाउंट इनवॉइस प्राइस भी आपका ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में ट्रांसफ़र होता है। ये सारी चीज़ें ब्रांच एडजस्टमेंट में ट्रांसफ़र होनी है। तो देखिए ओपनिंग स्टॉक का जो 7600 प्रॉफिट निकला है दैट शुड बी ट्रांसफर टू ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। अपोजिट में हमने लिख दिया 7600 रुपीज़ ट्रांसफ़र कर रहे हैं ना, साथ साथ हम एंट्रीज करते जाएंगे ताकि आपकी कोई भी एंट्री मिस नहीं हो। नेक्स्ट देखिए आपको क्वेश्चन में दे रखा है गुड्स सेंड टू ब्रांच। गुड्स जब भी हेड ऑफिस ब्रांच को सेंड करता है तो ब्रांच के गोडाउन में माल इंक्रीज़ हो जाता है, तो ये ब्रांच स्टॉक अकाउंट के डेबिट में आएगा। तो डेबिट में आना है, लेकिन आपको एंट्रीज आप मेड किस पे करो, इनवॉइस प्राइस पे। तो गुड्स सेंड टू ब्रांच किस पे होना चाहिए, इनवॉइस प्राइस पे होना चाहिए, बट क्वेश्चन में ये आपको दे रखा है 32,000 कॉस्ट। तो इसको इनवॉइस प्राइस में कन्वर्ट करने के लिए 32,000 कॉस्ट है, तो उसके बेस में हमने उसी का बेस रखा है 100 कॉस्ट का बेस था। मल्टीप्लाई में हमें क्या रखना है, जो हम फाइंड आउट करना चाहते हैं, हम फाइंड आउट करना चाहते हैं इनवॉइस प्राइस, तो हम मल्टीप्लाई में रख देंगे इनवॉइस प्राइस का बेस दैट इज़ 125। सो 32,000 डिवाइड बाय 100 इंटू 125 करेंगे, 40,000 रुपीज़ गुड्स सेंड टू ब्रांच आ जाएगा। क्लियर। अब देखिए गुड्स सेंड टू ब्रांच 40,000 आपने लिखा है, तो आपको थर्ड अकाउंट कौन सा मेंटेन करना पड़ेगा, गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट। ये देखिए साथ साथ हम एंट्रीज करेंगे ताकि एक भी एंट्री मिस नहीं होगी आपकी। लाइक दिस, आपने गुड्स सेंड टू ब्रांच कहाँ लिखा था, डेबिट में ब्रांच स्टॉक के, तो यहाँ पे क्रेडिट में आएगा विद द रेफरेंस ऑफ द अनदर अकाउंट दैट इज़ ब्रांच स्टॉक अकाउंट। ब्रांच स्टॉक के ये डेबिट में लिखा था, तो गुड्स सेंड टू ब्रांच के हम क्रेडिट में लिखेंगे ब्रांच स्टॉक अकाउंट 40,000 रुपीज़। इसमें जो भी प्रॉफिट इंक्लूड होगा वो मैंने बताया था ना ब्रांच एडजस्टमेंट में ट्रांसफ़र होता है, तो देखिए इसके अपोजिट में गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट जब बनाओगे उसका प्रॉफिट उसी टाइम आप डिलीट करेंगे। तो ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में देखिए मैंने ये 40,000 रुपीज़ में जो प्रॉफिट इंक्लूड है दैट शुड बी ट्रांसफर टू ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। टू ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट 40,000 अमाउंट है, 40,000 डिवाइडेड बाय इनवॉइस प्राइस है ये, तो डिवाइडेड बाय 125 उसका बेस रख दिया। आप फाइंड आउट करना चाहते हैं प्रॉफिट, तो मल्टीप्लाई बाय 25, तो ये आ जाएगा 8,000 रुपीज़ प्रॉफिट इंक्लूडेड इन दी गुड्स सेंड टू ब्रांच बाय दी हेड ऑफिस। और कहाँ ट्रांसफ़र हो गया, एडजस्टमेंट अकाउंट में। क्लियर।
इसी के साथ अब नेक्स्ट देखो इन्होंने क्या ट्रांजैक्शन हमें दे रखी है। हमें इन्होंने क्वेश्चन में दे रखा है नॉर्मल लॉस, और मैंने अभी बताया था नॉर्मल लॉस सारा का सारा कहाँ ट्रांसफ़र होगा। अगर ये मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया है कि अगर गुड्स सेंट होते हैं बाय द हेड ऑफिस टू द ब्रांच एट कोस्ट पे तो नॉर्मल लॉस ब्रांच P&L अकाउंट में ट्रांसफ़र होता है। लेकिन अगर गुड्स सेंट हो रहे हैं बाय द हेड ऑफिस टू द ब्रांच एट कॉस्ट प्लस प्रॉफिट पे, दैट मीन्स इनवॉइस प्राइस पे, तो नॉर्मल लॉस की सारी अमाउंट कॉस्ट और मतलब प्रॉफिट दोनों ही, दैट मीन्स इनवॉइस प्राइस किस में ट्रांसफ़र होगा, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में। तो इसमें तो गुड सेंट हो रहे हैं इनवॉइस प्राइस पे, तो इसलिए नॉर्मल लॉस से क्या होगा, ब्रांच के गोडाउन में स्टॉक डिक्रीज हो जाता है तो क्रेडिट में हम लिखेंगे, और नॉर्मल लॉस की पूरी अमाउंट इनवॉइस प्राइस पूरा एडजस्टमेंट अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा। और इनवॉइस प्राइस ही हमें क्वेश्चन में दे रखा है, दैट इज़ 1000 रुपीज़, ये ब्रांच एडजस्टमेंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। क्लियर। अब ये तो था नॉर्मल लॉस की बात। नेक्स्ट इन्होंने दे रखा है हमें पिलफ्रेज। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है क्वेश्चन में, पिलफ्रेज। पिलफ्रेज होती है लॉस बाय थेफ्ट, जो छोटी मोटी चोरी होती है उसे हम बोल देते हैं पिलफ्रेज। तो पिलफ्रेज जो होता है वो एबनॉर्मल लॉस है, लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, लॉस इन ट्रांजिट, लॉस बाय एक्सीडेंट, ये सब एबनॉर्मल लॉसेज होते हैं, केयरलेसनेस की वजह से हुए हैं। सो एबनॉर्मल लॉस का कॉस्ट जो होती है, कॉस्ट प्राइस ऑफ द नॉर्मल एबनॉर्मल लॉस का जो कॉस्ट प्राइस है दैट शुड बी ट्रांसफर टू ब्रांच P&L अकाउंट, और एबनॉर्मल लॉस में जो प्रॉफिट इंक्लूड होता है दैट शुड बी ट्रांसफर टू ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। तो हम एबनॉर्मल लॉस के ना 2 पार्ट्स कर देते हैं, नॉर्मल लॉस में ऐसा नहीं करते। नॉर्मल लॉस का तो अगर गुड्स सेंट हो रहे हैं बाय द हेड ऑफिस टू द ब्रांच एट कॉस्ट पे तो सारी की सारी कॉस्ट ब्रांच P&L में चली जाती है। लेकिन अगर गुड्स सेंट हो रहे हैं बाय द हेड ऑफिस टू द ब्रांच कॉस्ट प्लस प्रॉफिट में तो कॉस्ट और प्रॉफिट दोनों ही ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में चला जाता है। लेकिन एबनॉर्मल लॉस के केस में आपको क्या करना है, एबनॉर्मल लॉस के 2 पार्ट करने हैं, उसकी कॉस्ट को ट्रांसफ़र करोगे ब्रांच P&L में और उसके प्रॉफिट को ट्रांसफ़र करोगे ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में। देखिए पिलफ्रेज आपको क्वेश्चन में दे रखी थी 2000 रुपीज़, तो ये 2000 रुपीज़ इनवॉइस प्राइस है दैट इज़ रिटर्न। सो 2000 में कितना कॉस्ट है वो तो ब्रांच P&L में जाएगी, तो 2000 इनवॉइस प्राइस है, उसके डिवाइड में हमने उसका बेस रखा 125, और हमें क्या फाइंड आउट करना है, कॉस्ट का बेस है 100 तो वो मल्टीप्लाई में रख दिया। सो 2000 डिवाइड बाई 125 इंटू 100 इट कम्स 1600 रुपीज़ कॉस्ट ऑफ दी पिलफ्रेज, और वो ट्रांसफ़र हो गई ब्रांच P&L में। इसी तरह से पिलफ्रेज का में कितना प्रॉफिट इंक्लूड था, अब 2000 उसका इनवॉइस प्राइस है, 1600 उसकी कॉस्ट है, तो इसका मतलब प्रॉफिट कितना है 2000 माइनस 1600, सीधा भी निकाल सकते हो, 400 इज़ दी प्रॉफिट, और इसे हम लॉड भी बोलते हैं, लॉड इन द एबनॉर्मल लॉस। तो 400 जो ये लॉड है इसमें प्रॉफिट इंक्लूड है दैट शुड बी ट्रांसफर टू ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। क्लियर। अब इसमें क्वेश्चन में दे रखी है कैश सेल्स। कैश सेल्स से हो या क्रेडिट सेल्स हो, गुड्स गोडाउन से बाहर चले जाएंगे ब्रांच के, तो इसलिए स्टॉक अकाउंट के क्रेडिट में शो होगा। अगर आप कैश में सेल करते हो गुड्स तो कैश आएगी बिजनेस में, सो बाय कैश अकाउंट कैश सेल्स 10,000 रुपीज़ हमने क्रेडिट में लिख दिया। अगर क्रेडिट सेल्स होती है तो गोडाउन से बाहर चले जाते हैं गुड्स, लेकिन डेटर्स इंक्रीज हो जाएंगे क्रेडिट सेल से, सो ब्रांच डेटर्स के नाम से लिखोगे बाय ब्रांच डेटर्स अकाउंट दैट इज़ 50,000 रुपीज़। ठीक है, तो ब्रांच डेटर्स में भी तो आएगा ये, तो ब्रांच डेटर्स अकाउंट 4th अकाउंट अब हम बनाएंगे। ये देखिए ब्रांच डेटर्स अकाउंट, इसमें ओपनिंग बैलेंस जो भी बिगनिंग ऑफ द ईयर में डेटर्स अगर हैं तो टू बैलेंस BD, और डेटर्स अगर किसी आइटम की वजह से इंक्रीज हो रहे हैं कम्स अंडर द डेबिट साइड, और अगर डेटर्स डिक्रीज हो रहे हैं तो कम्स अंडर द क्रेडिट साइड। अब क्रेडिट सेल्स हो रही है तो देखो क्रेडिट सेल्स आपने कहाँ लिखी थी, क्रेडिट सेल्स आपने लिखी थी स्टॉक अकाउंट के क्रेडिट में, क्योंकि स्टॉक डिक्रीज हो रहा है बट डेटर्स इंक्रीज हो रहे हैं, तो इसलिए हम डेटर्स के डेबिट में लिखेंगे टू ब्रांच स्टॉक अकाउंट 50,000 रुपीज़। और ओपनिंग डेटर्स इज़ नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, सो एक बार हम इसे ब्लैंक रखेंगे। क्लियर। अब ब्लैंक रखेंगे तो
आपके ब्रांच डेटर्स के जो ओपनिंग बैलेंस है वो तो ब्लैंक है, क्योंकि ये बैलेंसिंग फिगर से ही आइटम निकलेगी। तो एक बार इसे हम ब्लैंक छोड़ते हैं। तब इसमें नेक्स्ट देखिए आपको क्या दे रखा है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन आपको दे रखी है ब्रांच एक्सपेंसेस। तो ब्रांच एक्सपेंसेस जो हैं वो ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट में लिखेंगे। 52,000 से हेड ऑफिस ने जो कैश स्पेंड किया है फॉर द ब्रांच एक्सपेंसेस, इट्स कम अंडर द डेबिट साइड ऑफ द ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट लाइक दिस। आई विल शो यू। यस, नेक्स्ट अकाउंट अब हमारा बनेगा ब्रांच एक्सपेंसेस का। तो ये ब्रांच एक्सपेंसेस के डेबिट में आ जाएगा टू कैश अकाउंट लाइक दिस। और ध्यान रखना है ब्रांच एक्सपेंसेस का जो भी बैलेंस होता है वो ब्रांच P&L अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा। किस में ट्रांसफ़र होगा? ब्रांच P&L अकाउंट में। अगर क्वेश्चन में आप ब्रांच P&L बना रहे हैं तो। अगर ब्रांच P&L नहीं बन रहा होता, ठीक है, कि अब नॉर्मल लॉस नहीं होता, तो ब्रांच P&L नहीं बन रहा होता, तो ब्रांच P&L दो ही कारणों की वजह से बनता है। एक तो अगर गुड्स सेंट हो रहे हैं बाय द हेड ऑफिस टू दी ब्रांच एट कॉस्ट पे, तब ब्रांच P&L बनता है, तब भी ब्रांच एक्सपेंसेस का बैलेंस ब्रांच P&L में ट्रांसफ़र होता है। एक रीज़न होता है कि क्वेश्चन में एबनॉर्मल लॉस हो, तब भी ब्रांच P&L अकाउंट बनता है, तो उस केस में भी ब्रांच एक्सपेंसेस का बैलेंस ब्रांच P&L में ट्रांसफ़र होता है। अदरवाइज़ ये ब्रांच एडजस्टमेंट में ट्रांसफ़र हो जाता है। लेकिन एबनॉर्मल लॉस के केस में और अगर गुड्स सेंट हो रहे हैं बाय द हेड ऑफिस टू द ब्रांच एट कॉस्ट में, तो ब्रांच P&L में हम ये ट्रांसफ़र करते हैं। तो और कोई ब्रांच एक्सपेंसेस क्वेश्चन में गिवन नहीं थे, डेटर से रिलेटेड भी, डिस्काउंट, बैड डेट्स कुछ नहीं है। तो हमने इस साइड का टोटल किया 52,000 और इसका बैलेंस हमने P&L अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया 5200 लाइक दिस। क्लियर? अब नेक्स्ट देखते हैं और क्या ट्रांजैक्शन। इसमें बहुत अच्छा एक पॉइंट है जो भी आपको मैं बताती हूँ। अभी पहले क्लोजिंग डेटर्स दे रखे हैं, ये हम लिख लेते हैं। ये जो लास्ट पॉइंट है ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ये भी डिस्कस करेंगे। क्लोजिंग डेटर्स दे रखे हैं, तो क्लोजिंग डेटर्स अकाउंट के हमने क्रेडिट में लिख दिया बाय बैलेंस CD, दैट इज़ 25,000 रुपीज़। ये आपने क्लोजिंग के लिख दिए। उसके बाद आपको सेल्स रिटर्न दे रखी है। देखिए क्वेश्चन में रिटर्न टू दी हेड ऑफिस बाय दी ब्रांच, तो सेल रिटर्न नहीं है ये गुड्स सेंट टू ब्रांच, गुड्स रिटर्न बाय दी ब्रांच टू दी गुड्स रिटर्न बाय द ब्रांच टू द हेड ऑफिस है ये। लेकिन इसको लिखते हम गुड्स सेंट टू ब्रांच ही हैं, लेकिन ये गुड्स रिटर्न कर रहा है ब्रांच हेड ऑफिस को। तो ये भी हमें इनवॉइस प्राइस में ही लिखना है। जब भी ब्रांच हेड ऑफिस को गुड्स रिटर्न करता है तो ब्रांच के गोडाउन में माल डिक्रीज़ हो जाएगा, तो ये स्टॉक अकाउंट के क्रेडिट में आएगा, बट विद द सेम नेम गुड्स सेंट टू ब्रांच। लिखते गुड्स सेंट टू ब्रांच ही हैं। तो ये आपको क्वेश्चन में दे रखा था 2500, ये हमने यहाँ मेंशन कर दिया। तो साथ ही ये गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट में भी आएगा। उधर क्रेडिट में आया ब्रांच स्टॉक में, तो इधर आपका डेबिट में आ जाएगा टू ब्रांच स्टॉक अकाउंट 2500। इसमें जो भी प्रॉफिट इंक्लूड होगा, क्योंकि ये भी इनवॉइस प्राइस पे ही लिखना और इनवॉइस प्राइस पे ही गिवन था, तो इसमें जो भी प्रॉफिट इंक्लूड होगा वो भी तो ब्रांच एडजस्टमेंट में ट्रांसफ़र होगा। तो अपोजिट साइड में हमने यहाँ लिख दिया बाय ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। कितना प्रॉफिट इंक्लूड है? 2500 इज़ द इनवॉइस प्राइस डिवाइडेड बाय इट्स बेस 125। फाइंड आउट करना हमें प्रॉफिट इंटू 25, तो ये आ जाएगा 500 रुपीज़ प्रॉफिट जो एडजस्टमेंट अकाउंट में हमने ट्रांसफ़र कर दिया। ठीक है, तो ये साथ साथ ही हमने एंट्री कर दी है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है। कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स। कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स दैट मीन कस्टमर से कैश रिसीव हुआ है तो डेटर्स डिक्रीज़ हो जाएंगे, इसलिए डेटर्स अकाउंट के आप क्रेडिट में लिखेंगे बाय कैश अकाउंट 30,000 रुपीज़ कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स। ठीक है, डेटर्स डिक्रीज़ हो रहे हैं इसलिए डेटर्स के क्रेडिट में आ रहा है। अब आता है वो न्यू पॉइंट जो मैंने आपको समझाना था। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग और बच्चों को बहुत कंफ्यूज कर जाता है, तो वो हम डिस्कस करते हैं। इसमें देखिए एक पॉइंट दे रखा है गुड्स रिटर्न्ड बाय दी डेटर्स, मतलब कस्टमर ने गुड्स रिटर्न किया तो उसे हम सेल्स रिटर्न कहते हैं। तो
पहले तो है ब्रांच को रिटर्न किए हैं 3000 के और हेड ऑफिस को रिटर्न किए 4000 के। मतलब ब्रांच ने के जो डेटर्स हैं, कस्टमर हैं, उन्होंने ब्रांच को भी 3000 के गुड्स रिटर्न किए और सीधा हेड ऑफिस को भी कुछ डेटर्स ने 4000 का गुड्स रिटर्न कर दिया। तो पहले इजी वाली बात डिस्कस करते हैं। अगर गुड्स रिटर्न करता है बाय दी कस्टमर गुड्स रिटर्न कर रहा है किसको? ब्रांच को, तो ये सेल रिटर्न है। ब्रांच के गोडाउन में माल इंक्रीज हो जाएगा और डेटर्स डिक्रीज हो जाएंगे। तो हमने यहाँ देखो, यहाँ लिख दिया टू ब्रांच डेटर्स अकाउंट 3000 रुपीज़ के, और ये सेल्स रिटर्न ब्रांच डेटर्स के क्रेडिट में भी आएगी क्योंकि डेटर्स डिक्रीज हो रहे हैं। ये देखो 3000 रुपीज़ के हमने यहाँ मेंशन कर दिए क्रेडिट में। अब बात आती है जो 4000 के गुड्स रिटर्न हुए हैं ना बाय दी कस्टमर टू दी हेड ऑफिस डायरेक्टली। तो जब भी ब्रांच का कोई भी कस्टमर हेड ऑफिस को गुड्स रिटर्न करता है तो उसमें 2 ट्रांजैक्शन इंक्लूड हो जाती हैं। फर्स्ट वन इज, एक तो उसने सेल रिटर्न कर दी कस्टमर ने ब्रांच को, एक तो ये ट्रांजैक्शन इंक्लूड है, और एक ब्रांच ने हेड ऑफिस को गुड्स रिटर्न कर दिए। क्योंकि अब कस्टमर ने क्या किया है, ब्रांच को गुड्स वापस ना करके हेड ऑफिस को डायरेक्टली गुड्स वापस कर दिए 4000 रुपये के। तो इससे क्या हुआ, एक तो ब्रांच के डेटर्स डिक्रीज हो गए और स्टॉक ब्रांच के गोडाउन में बढ़ेगा, और ब्रांच के गोडाउन से स्टॉक डिक्रीज भी हो गया क्योंकि ब्रांच के स्टॉक से गोडाउन निकल कर हेड ऑफिस तक पहुंच भी गया। तो जब भी कस्टमर हेड ऑफिस को डायरेक्टली माल रिटर्न कर देता है तो उसमें 2 ट्रांजैक्शंस की बात होती है। एक ट्रांजैक्शन इसमें हिडन है, गुड्स रिटर्न्ड बाय द ब्रांच टू द हेड ऑफिस। तो पहले सेल रिटर्न मानोगे कि डेटर्स ने माल रिटर्न कर दिया टू दी ब्रांच, डेटर्स ने माल रिटर्न किया, वैसे तो डायरेक्टली हेड ऑफिस को किया बट डेटर्स ने माल रिटर्न कर दिया। तो डेटर्स जब माल रिटर्न करते हैं तो डेटर्स डिक्रीज हो गए, और फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं कि डेटर्स जब माल रिटर्न करते हैं तो क्या होता है, डेटर्स माल रिटर्न करेंगे तो ब्रांच के स्टॉक में माल इंक्रीज हो जाता है और डेटर्स डिक्रीज हो जाते हैं, है ना, ऐसा ही होता है। तो एक बार ये मान के चलते हैं। तो हमने स्टॉक देखो इंक्रीज कर दिया, डेबिट में लिख दिया 4000 रुपीज़ डेटर्स के नाम से, और डेटर्स को डिक्रीज कर दिया 4000 रुपीज़ डेटर्स अकाउंट में। ठीक है, ये तो सेल रिटर्न हुआ बाय दी डेटर टू दी ब्रांच, लेकिन उसने ब्रांच को रिटर्न नहीं किया, हेड ऑफिस को डायरेक्टली रिटर्न कर दिया। तो हेड ऑफिस को रिटर्न करेगा तो ब्रांच के गोडाउन में माल डिक्रीज होगा, और ब्रांच के गोडाउन में माल कब डिक्रीज होता है, या तो गुड्स सेल हो जाए या वो गुड्स रिटर्न कर दे बाय दी ब्रांच टू दी हेड ऑफिस को माल रिटर्न हो जाए, और कस्टमर ने एक्चुअली डायरेक्टली हेड ऑफिस को रिटर्न किया है। तो गुड्स रिटर्न्ड बाय दी ब्रांच को हम क्या लिखते हैं, गुड्स सेंड टू ब्रांच ही लिखते हैं क्रेडिट साइड में ब्रांच स्टॉक अकाउंट के। तो देखो क्रेडिट में हमने 4000 रुपये लिख दिया। तो जब भी सेल रिटर्न बाय दी ब्रांच डेटर्स दैट मीन्स बाय दी कस्टमर के थ्रू जब भी सेल रिटर्न होता है तो क्या होता है, ब्रांच को वो सेल रिटर्न करता है, तो ब्रांच के गोडाउन में माल इंक्रीज होता है, डेटर्स डिक्रीज होते हैं, यही करते हैं हम। लेकिन अगर वो डायरेक्टली हेड ऑफिस को माल रिटर्न कर देता है तो इसमें एक ट्रांजैक्शन हिडन होती है। सेल रिटर्न तो हुई है, वो हम करेंगे ही, 4000 रुपये के गुड्स डेटर्स ने डिक्रीज सेल रिटर्न कर दिया है, तो डेटर्स के गोडाउन में डेटर्स डिक्रीज हो जाएंगे और स्टॉक ब्रांच के गोडाउन में इंक्रीज हो जाएगा, वो तो हम करेंगे। सेल रिटर्न की तो एंट्री करनी है हमें, लेकिन हेड ऑफिस को डायरेक्टली पहुंच गया तो गुड्स रिटर्न बाय द ब्रांच टू द हेड ऑफिस, ये वाली एंट्री इसमें हिडन थी, वो भी हम इसमें एंट्री करेंगे। तो इसका वर्किंग नोट मैंने आपको लिखवाया भी है, लास्ट वर्किंग नोट चेक करें। ये देखिए, जब भी गुड्स रिटर्न करता है डेटर हेड ऑफिस को डायरेक्टली तो इसमें 2 एंट्रीज होती हैं, और इसको सेल रिटर्न भी ट्रीट करते हैं बाय द कस्टमर टू दी ब्रांच, और गुड्स रिटर्न बाय दी ब्रांच टू दी हेड ऑफिस भी रिटर्न आपको ट्रीट किया जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ थोड़ी सी आपको ध्यान में रखनी है। अब देखो हमने यहाँ पर गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच को हम क्या लिखते हैं, गुड्स जब भी ब्रांच हेड ऑफिस को रिटर्न करता है गुड्स सेंड टू ब्रांच ही लिखते हैं। तो गुड्स सेंड टू ब्रांच हमने 4000 रुपीज़
ब्रांच स्टॉक अकाउंट के क्रेडिट में लिख दिया। तो गुड्स सेंड टू ब्रांच में भी तो आएगा तो गुड्स सेंड टू ब्रांच में यहाँ डेबिट में लिख दिया टू ब्रांच स्टॉक, और इसमें जो भी प्रॉफिट इंक्लूड होगा वो ब्रांच एडजस्टमेंट में जाएगा। तो ब्रांच एडजस्टमेंट में हमने इसका प्रॉफिट 4000 डिवाइडेड बाई 125 इंटू 25 करके 800 रुपीज़ प्रॉफिट निकाल लिया। अब गुड्स सेंड टू ब्रांच का क्रेडिट का टोटल करेंगे, डेबिट माइनस करेंगे, तो जो भी बैलेंस आएगा दैट शुड बी ट्रांसफर टू ट्रेडिंग अकाउंट, और यू कैन से दैट परचेज अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो बैलेंस हमारा ट्रांसफ़र हो गया ट्रेडिंग अकाउंट में। क्लियर। अब इसी तरह से बच्चों आप डेटर्स का भी डेबिट का टोटल पहले हम करके क्रेडिट माइनस करके बैलेंस सीडी निकालते थे, लेकिन इसमें ओपनिंग बैलेंस डेटर्स का मिसिंग है, तो इसलिए अब हम क्या करेंगे, क्रेडिट का टोटल करेंगे, डेबिट की 50,000 रुपीज़ माइनस करके बैलेंसिंग फिगर से ओपनिंग डेटर्स निकाल लेंगे 12,000 रुपीज़। क्लियर। अब हम बात करते हैं इसकी स्टॉक अकाउंट की। स्टॉक अकाउंट का हमें क्लोजिंग बैलेंस नहीं दे रखा है, इसलिए आप क्या करोगे, डेबिट का टोटल करोगे, क्रेडिट की ये सारी आइटम माइनस करके बैलेंस सीडी से क्लोजिंग बैलेंस ऑफ स्टॉक निकाल लेंगे 15,500 रुपीज़। क्लोजिंग स्टॉक में जो भी प्रॉफिट इंक्लूड होता है दैट शुड बी रिटर्न इन दी स्टॉक रिजर्व अकाउंट। तो देखो बैलेंस सीडी हमारा कितना निकला है और क्लोजिंग स्टॉक निकला है 15,500। तो इसमें जो भी प्रॉफिट इंक्लूड होगा अपोजिट में लिखेंगे हम स्टॉक रिजर्व के डेबिट में। 15,500 इज़ द इनवॉइस प्राइस, सो डिवाइडेड बाय 125 इंटू हमें फाइंड आउट क्या करना है प्रॉफिट, तो इंटू 25 किया। 3100 का जो प्रॉफिट है दैट शुड बी ट्रांसफर टू ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट, तो हमने 3100 ब्रांच एडजस्टमेंट में ट्रांसफ़र कर दिया। और स्टॉक रिजर्व का ऑलवेज आपका डेबिट और क्रेडिट का टोटल मैच करेगा। तो ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक में जो प्रॉफिट था वो हमने स्टॉक रिजर्व में अपोजिट साइड में लिखा और एडजस्टमेंट अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया। और गुड्स सेंड टू ब्रांच और गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच में भी जो प्रॉफिट था वो हमने गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट जब बनाया था उसमें हमने लिखा था और ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया था। ठीक है। अब हम लास्ट बात करते हैं ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट पे हम बात कर ही चुके हैं। अब हम लास्ट में बात करते हैं जहाँ जहाँ भी ब्रांच एडजस्टमेंट का नाम आया है ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में उनकी एंट्रीज होंगी, और इससे हमारा जो भी ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस निकलेगा वो ब्रांच P&L में ट्रांसफ़र होगा। तो देखिए हमने ये सारी एंट्रीज करी हैं। इसमें ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट का नाम देखो स्टॉक अकाउंट में आया था, एक तो नॉर्मल लॉस के लिए, एक ये एबनॉर्मल लॉस का प्रॉफिट था। ये दोनों हमने डेबिट में लिखेंगे ब्रांच एडजस्टमेंट में टू ब्रांच स्टॉक अकाउंट। और एक ब्रांच एडजस्टमेंट का नाम देखो यहाँ पे आया था डेबिट में, तो क्रेडिट में लिखेंगे ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट के अंदर बाय ब्रांच स्टॉक रिजर्व अकाउंट। और यहाँ पे भी ब्रांच एडजस्टमेंट का नाम आया था तो इधर भी हम इधर क्रेडिट में लिखा है तो ब्रांच एडजस्टमेंट में हम डेबिट में लिखेंगे टू ब्रांच स्टॉक रिजर्व अकाउंट। इसी तरह से गुड्स सेंड टू ब्रांच में भी ब्रांच एडजस्टमेंट का नाम यहाँ पे देखिए डेबिट में आया था तो ब्रांच एडजस्टमेंट में क्रेडिट में लिखेंगे बाय गुड्स सेंड टू ब्रांच। और यहाँ पे ब्रांच एडजस्टमेंट का नाम आया है क्रेडिट में तो ब्रांच एडजस्टमेंट के डेबिट में लिखेंगे टू गुड्स सेंड टू ब्रांच लाइक दिस। ये देखिए ये सारी एंट्रीज हमने लेजर पोस्टिंग के थ्रू ही लाए हैं। अब इसमें अगर क्रेडिट साइड ज़्यादा होती है तो ग्रॉस प्रॉफिट निकलता है डेबिट में और ब्रांच P&L में ट्रांसफ़र हो जाता है और ये ग्रॉस प्रॉफिट होगा। इसी तरह से अगर डेबिट साइड ज़्यादा होती है तो ग्रॉस लॉस निकलता है, हम क्रेडिट में लिखते हैं बाय ब्रांच P&L अकाउंट ग्रॉस लॉस। लेकिन इसमें क्रेडिट साइड ज़्यादा थी, क्रेडिट साइड का टोटल किया, ये सारी आइटम माइनस की तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ गया 9800 और ब्रांच P&L में हमने ट्रांसफ़र कर दिया। ब्रांच P&L में देखिए एक तो एक्सपेंसेस का बैलेंस ट्रांसफ़र हुआ था, एक ब्रांच एडजस्टमेंट का बैलेंस ट्रांसफ़र हो रहा है और एक एबनॉर्मल लॉस का कॉस्ट ट्रांसफ़र हुई थी। तो ये तीनों ट्रांजैक्शंस हमने यहाँ ले गए, ये देखिए लाइक दिस। ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट का ग्रॉस प्रॉफिट उधर डेबिट में था इधर क्रेडिट में आ गया। ब्रांच एक्सपेंसेस का बैलेंस हमने क्रेडिट में लिखा था इधर डेबिट में आया है।
और पिलफ्रेज कॉस्ट की हमने ब्रांच स्टॉक के क्रेडिट में लिखी थी, इधर डेबिट में आई। इसका जो भी प्रॉफिट और लॉस होता है उसे हम नेट प्रॉफिट और लॉस कहते हैं, और वो कहाँ ट्रांसफ़र हो जाता है, जनरल P&L में। तो इसमें अगर क्रेडिट साइड ज़्यादा है तो डेबिट में प्रॉफिट निकलेगा नेट प्रॉफिट, दैट शुड बी ट्रांसफर टू जनरल P&L, और अगर डेबिट साइड ज़्यादा होती तो नेट लॉस हम क्रेडिट में लिखते बाय जनरल P&L नेट लॉस। लेकिन इसमें क्रेडिट साइड ज़्यादा है, डेबिट की दोनों आइटम माइनस की, तो हमारा नेट प्रॉफिट आ गया 3000 रुपीज़ एंड दैट इज़ ट्रांसफर टू जनरल P&L अकाउंट। तो बच्चों आपने इसमें एक तो एबनॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस का ट्रीटमेंट देखा कि जब गुड्स सेंट होते हैं बाय द हेड ऑफिस टू द ब्रांच एट कॉस्ट प्लस प्रॉफिट में, और क्वेश्चन में एबनॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस गिवन हो तो उसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। और इसमें एक नया पॉइंट और भी देखा आपने कि अगर सेल रिटर्न होती है बाय द कस्टमर टू द ब्रांच, फिर तो वो सेल रिटर्न ही है, स्टॉक के हम डेबिट में लिख देते हैं और डेटर्स के क्रेडिट में लिख देते हैं एज अ सेल रिटर्न। लेकिन अगर सेल रिटर्न होती है बाय द कस्टमर टू द हेड ऑफिस डायरेक्टली, तो इसे ब्रांच स्टॉक के डेबिट में तो लिखते ही हैं एज अ सेल रिटर्न, और डेटर्स के क्रेडिट में भी लिखते हैं एज अ सेल रिटर्न, बट इसमें एक हिडन होती है ट्रांजैक्शन, गुड्स रिटर्न बाय द ब्रांच टू द हेड ऑफिस, तो इसे एज अ गुड्स रिटर्न बाय द ब्रांच टू द हेड ऑफिस भी ट्रीट करते हैं और ब्रांच स्टॉक अकाउंट के क्रेडिट में भी लिखा जाता है। तो ये इसमें काफ़ी सारे आपने न्यू पॉइंट्स लर्न किए हैं और ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये दोनों वीडियो जैसे जो इसका बेसिक की थी, जिसमें हमने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट मैंने आपको थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से समझाया था एबनॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस और सरप्लस का, ये भी बहुत ध्यान से वॉच करना, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे गिवन है, और ये वीडियो भी बहुत आप ध्यान से वॉच करना। ओके, बाय बाय।